आप सभी दर्शकों का बिरमा करियर एकेडमी के इस मंच पर मैं इंद्रेश कुमार कपूपरा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा मैं मौलिक कर्तव्यों के विषय में। प्रतियोगी परीक्षाओं में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने देखा है कि आईएएस से लेकर लोअर कैटेगरी की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी में मौलिक कर्तव्यों से जुड़े कई प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जितने भी मेन फैक्ट्स बनते हैं, जितने प्रश्न बनते हैं, इसके विषय में आपके साथ अपने विचार साझा करूं, आपको गाइडेंस दूं। चलिए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। ये बात है 1967 से लेकर 1975 के बीच की। ये वो टाइम था जब देश राजनीतिक उठाव पटक के दौर से गुजर रहा था। आर्थिक मंदी का दौर था। कांग्रेस के अंदर भी मतभेद का एक दौर चल रहा था। दूसरी तरफ बात करें तो कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका का भी एक टाइम चल रहा था। वहीं इंदिरा गांधी जो थी अनेक प्रकार के डिसीजन को नल एंड वॉइड कहें या उनको रिजेक्ट कर रही थी और कुछ ऐसे नए फैसले लेके आ रही थी जो अपने आप में यूँ कहें लीक से हटके थे। हालांकि वो कई जगह सही नहीं थे, जिनको हम संवैधानिक दृष्टि से कहें तो बिल्कुल सही फैसले नहीं थे। तो ये वो समय था, उसी समय हर कोई अपने अधिकारों के पीछे दौड़ रहा था। मेरा ये अधिकार है, मेरा वो अधिकार है। तो इस समय इंदिरा गांधी ने उस समय के एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, सामाजिक चिंतक या राजनीतिक चिंतक कहें, जिनका नाम था सरदार सवर्ण सिंह जी, उनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जिसे सरदार सवर्ण सिंह समिति कहते हैं। 1976 में इसका गठन हुआ और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 3 जून 1977 को 11 नवंबर 1976 को इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और इसे लागू किया गया था। आपको याद रखना है 3 जनवरी 1977 को इसे लागू किया गया था। किसे? ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसको 3 जनवरी 1977 को लागू किया था। इसी के साथ सरदार सवर्ण समिति की जो रिपोर्ट है वो भी लागू हो गई थी। चलिए विस्तार से करते हैं थोड़े तरीके से बात। सरदार सवर्ण सिंह समिति का गठन का पीछे जो उद्देश्य था कि जो लोग अधिकारों के पीछे दौड़ रहे हैं उन्हें अपने कर्तव्यों का वहन कराना। सरदार सवर्ण सिंह समिति का उद्देश्य था लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना कि आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। भारत देश के आप नागरिक हैं, नागरिक होने के नाते आपके कुछ कर्तव्य भी हैं और इन्हीं कर्तव्यों का वहन दिलाते हुए, याद दिलाते हुए सरदार सवर्ण सिंह समिति ने, आपको याद रखना है, 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की बात कही थी। 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की बात कही थी भारतीय संविधान में। हालांकि बाद में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। यह प्रश्न आपको याद रखना है कि कितने मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की अनुशंसा सरदार सवर्ण सिंह समिति ने की थी, तो वह है 8 न कि 10। उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अब ये कहाँ पे शामिल किए गए थे? देखिए, इनको शामिल किया गया था भारतीय संविधान के भाग 4 में। भाग 4 में आ जाते हैं डीपीएसपी, जिनको इंग्लिश में कहें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और हिंदी में कहें तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 4 में। और आपको याद होगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इनका उल्लेख किया गया है। और इसी वजह से इनको 51 अनुच्छेद के साथ एक नया सब टाइटल क जोड़ा गया और 51 क में नीति कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। आपको याद रखना है भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। अब अनुच्छेद की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। अब ये कौन से संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? भारतीय संविधान में 1976 में एक बहुत ही विवादास्पद कंट्रोवर्शियल संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसे 42वां संविधान संशोधन बोलते हैं, जिसे 42वां संविधान संशोधन बोलते हैं। इसमें देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और ये
42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंदर 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था और ये शामिल किए गए थे सरदार सवन सिंह समिति की अनुशंसा पर, जिनका उद्देश्य था भारतीय नागरिकों को अपने कर्तव्यों का वहन कराना, उन्हें याद दिलाना। उम्मीद करता हूं ये मेन फैक्ट आपके समझ में आ गए होंगे। लेकिन मौलिक कर्तव्य जिसको अक्सर विद्यार्थी बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, लेकिन राज्य व्यवस्था का कोई भी तथ्य परीक्षा में आपको आपकी पोजीशन याद दिला सकता है। यदि आपने उसको हल्के में लिया तो आप बहुत पीछे जा सकते हैं, ये याद रखें। जब हम मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि इसमें 2 प्रकार के तथ्य और आते हैं। एक आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? एक आते हैं नागरिक कर्तव्य। इन दोनों में भी आपको फर्क का पता होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटी कह सकते हैं, हमारी नैतिकता पे डिपेंड करता है। जैसे बात करें भारतीय स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले, भारतीय स्वतंत्रता हेतु हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उन आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, ये एक मौलिक कर्तव्य है। पर्यावरण प्रदूषण न फैलाना, पर्यावरण का संरक्षण करना, ये मौलिक कर्तव्य में आ जाते हैं। इसी प्रकार संविधान की पालन करना, राष्ट्रीय गीत और गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करना, ये सब नागरिक कर्तव्य में आते हैं। इन दोनों को बहुत ही बारीकी से आप अपने माइंड में सेट कर लें, क्योंकि कथन और कांड में ये पूछे जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इसमें भी अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मौलिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य में क्या फर्क है, ये भी एक अलग प्रश्न बनता है। दोनों में विभेदात्मक फर्क भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य की जब अपन बात करते हैं तो ये गैर परिवर्तनीय है। मैं लिख के आपको बता देता हूं, गैर परिवर्तनीय है। और इंग्लिश में कहें तो नॉन क्लेमेबल, अर्थात यदि कोई व्यक्ति नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण का संरक्षण नहीं करता है, यदि कोई व्यक्ति पेड़ काटता है, राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा रहा है, कोई व्यक्ति सावधानी की मुद्रा में खड़ा नहीं होता है, राष्ट्रीय गीत या गान बज रहा है, कोई व्यक्ति सावधानी की मुद्रा में खड़ा नहीं होता है, ऐसी दशा में उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई एफआईआर, कोई भी केस दर्ज नहीं हो सकता, नहीं थाने में कोई एफआईआर दर्ज हो सकती। इस वजह से कहा जाता है कि ये गैर दंडात्मक हैं, इनके विरुद्ध कोई भी दंड की भावना नहीं है, नहीं आप इनके खिलाफ कोई केस दर्ज करा सकते। ये सबसे कमज़ोर पॉइंट है। अगर हम सही शब्दों में कहें तो ये सिर्फ नैतिक आदेश है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए, सिर्फ नैतिक आदेश, और वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन में किसी भी प्रकार का किसी भी दशा में कोई दंड नहीं हो सकता, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन की दशा में कोई दंड का प्रावधान नहीं है। हाँ, अन्य अनुच्छेद के तहत अन्य प्रकार से उनको दंडित किया जा सकता है। जैसे अगर कोई पेड़ काटता है तो फॉरेस्ट एक्ट के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। कोई प्रदूषण करता है तो एनवायरनमेंट का जो एक्ट है उसके तहत उसकी विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई किसी पशु को मारता है तो मानव वध के तहत पशु वध के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो ये एक अलग तरीका है। बाकी सीधे चला के अगर हम बात करें कि फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन की दशा में क्या कोई भारतीय संविधान में प्रावधान है दंडात्मक, तो कोई प्रावधान नहीं है। अब हम बात करते हैं वर्मा समिति की। वर्मा समिति का गठन 1998 में हुआ था और इसने रिपोर्ट 1999 में थी।
एक चीफ जस्टिस हुए थे हमारे देश में, जिनका नाम है जगदीश शरण वर्मा। उनके नेतृत्व में इस समिति का गठन हुआ था, जिसका उद्देश्य था शैक्षणिक संस्थाओं में किस प्रकार से इसको लागू किया जाए यह बताना, भारतीय नागरिकों में मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता कैसे पैदा की जाए यह बताना, और कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हो सकते हैं यह बताना। इन सब के लिए जगदीश शरण वर्मा, जो कि भूतपूर्व देश के मुख्य न्यायाधिपति थे, उनकी अध्यक्षता में 1998 में समिति का गठन हुआ। 1999 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। इस समिति ने एक और अनुशंसा की थी, और वो अनुशंसा है कि मौलिक कर्तव्यों को हर वर्ष याद करना चाहिए। किस दिन और किस रूप में, वो जानने वाली बात है। तो मैं लिख देता हूं, 3 जनवरी को वर्मा समिति ने कहा था कि इन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज डे अर्थात मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाए। 3 जनवरी को यह बात कही थी वर्मा समिति ने। अब प्रश्न बनता है 3 जनवरी का क्या महत्व है। तो आपको बताऊं कि 3 जनवरी 1977 को 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में, भारतीय संवैधानिक इतिहास में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक मिनी संविधान कहलाता है। 42वां संविधान संशोधन ऐसा संशोधन था जिसमें महापरिवर्तनकारी ऐसे कार्य किए गए थे। इस वजह से उसे मिनी संविधान कहा जाता है। और ये मिनी संविधान, ये 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, ये 11 नवंबर 1976 को पारित हो गया था और 3 जनवरी 1977 को लागू हो गया था। अतः वर्मा समिति ने 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाए जाने की बात कही थी। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य भी इससे बनते हैं जो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब वो महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूं। ये अक्सर मांग होती रही है कि शिक्षा हर इंसान का मौलिक कर्तव्य है, क्यों न शिक्षा को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। शिक्षा प्राप्त करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, तो वो इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कर सकता है। संविधान में तो उसके लिए कोई जगह नहीं है, ये मांग चलती रही। इसके लिए शिक्षा के प्रावधान को समझते हुए और बात करें बच्चों की, तो बच्चों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। इसके लिए एक आयोग बैठा था जिसे कहते हैं संविधान समीक्षा आयोग। ये 2002 की बात है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी हुआ करते थे और इसके अध्यक्ष बने थे देश के भूतपूर्व चीफ जस्टिस M.N. वेंकटचेलैया। इनकी अध्यक्षता में इसका आयोग का गठन हुआ था, जिसका काम था शिक्षा के संबंध में, अन्य के साथ साथ शिक्षा के संबंध में अपनी रिपोर्ट देना। संविधान समीक्षा आयोग ने कहा था कि 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दी जाए, ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था। उनकी रिपोर्ट को लागू किया गया, लेकिन बच्चों की उम्र जो निर्धारित की गई थी वो की गई थी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष, यानी इस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य होगा। इसके लिए 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा एक मौलिक अधिकार आता है 21, जिसे राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार बोलते हैं। उसके साथ एक और अनुच्छेद क जोड़ा गया और 21 क में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। और फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो प्रत्येक माँ बाप के लिए, प्रत्येक गार्जियन के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य रूप से पाठशाला भेजेंगे।
वो 11वां मौलिक कर्तव्य इस 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। आपको याद रखना है कि पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन होने के बाद हमारे भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। और 11वां मौलिक कर्तव्य था कि प्रत्येक माँ बाप और संरक्षक की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से पठन पाठन हेतु विद्यालय भेजेंगे। ये 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल कर दिया गया। और इस समय यानी 2002 से लेकर बाद में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 2002 हो गई है, क्योंकि इससे पहले प्रश्न आ चुके हैं। आरएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा 51 क में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो उसमें सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य थे। उस ऑप्शन में अन्य ऑप्शन के साथ ये 10 जो मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख था वो सही उत्तर था। इसी प्रकार पटवारी और प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या है, तो वो प्रश्न पूछा गया था अब के बारे में जो संशोधन होने के बाद में। तो 2002 से लेकर बाद में इसका सही उत्तर हमेशा और हमेशा एक ही होगा, वह है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और 2002 से पहले ये 10 थे। अब जो 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अब आलोचना की कुछ बात करें। मौलिक कर्तव्यों की हमने काफ़ी बात कर ली, मौलिक कर्तव्यों से जुड़े काफ़ी पहलुओं की हमने बात की। मौलिक कर्तव्य जो है हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण है। जो मूल संविधान बना था तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, ये बात आप याद रखना है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई समावेश नहीं था। लेकिन एक बात मैं और बताना भूल गया, वो सबसे महत्वपूर्ण बात, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है, क्योंकि ये तो आप बाजार में मिलने वाले बहुत सारे बुक्स में भी पढ़ते हैं कि नैतिक जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज ये लिए गए हैं यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको अपन रशिया बोलते हैं। अभी 1991 में टुकड़े होने के बाद में, विखंडन होने के बाद में रशिया रह गया, बाकी 15 देश अलग बन गए थे। तो यूएसएसआर के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया है। बहुत सारे आलोचक हैं जो इसकी आलोचना भी कर रहे हैं मौलिक कर्तव्यों की। तो वो कौन कौन सी आलोचनाएं हैं, उन आलोचनाओं का भी हमें पता होना चाहिए कि आलोचनाएं वो कौन कौन सी कर रहे हैं, क्योंकि इनसे जुड़े प्रश्न भी आपके आ सकते हैं। प्रथम बात करें तो उन्होंने कहा था कि करदान, मतदान, परिवार नियोजन इत्यादि, एटसेट्रा लिख देता हूं मैं, इत्यादि मतलब यानी कर दान करना, यह भी मौलिक कर्तव्य में शामिल क्यों नहीं किया। आलोचकों का कहना है मतदान करना यह भी मौलिक कर्तव्य में आता है, यो क्यों नहीं शामिल किया। और परिवार नियोजन यह भी मौलिक कर्तव्य में आना चाहिए, तो ये क्यों नहीं शामिल किया गया। इस बात को लेकर भी आलोचक आलोचना करते रहते हैं। हम जानते हैं कि ये भी मौलिक कर्तव्य में शामिल होने थे। दूसरा उनका पॉइंट आता है गैर न्यायिक प्रवृत्ति। मैंने अभी जस्ट बताया था कि यदि कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए आप न तो किसी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, न ही कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि गैर न्यायिक है, इनके लिए दंड का प्रावधान नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का साफ साफ कहना है कि ये नैतिक आदेश हैं। तो आलोचकों का कहना है कि न्यायिक प्रवृत्ति की, गैर न्यायिक प्रवृत्ति के होने के कारण इनकी स्थिति कमजोर हो गई है, ये मजबूत स्थिति में नहीं है, लोग इनकी अवहेलना कर देते हैं। तीसरी हम बात करें, अभी दो मैंने आपको बताया, ये दोनों महत्वपूर्ण है, आपको बेटर तरीके से इनको याद रखना है कि और कौन कौन से हो सकते हैं। अब तीसरी भाषा की बात करें
भाषा की बात करें तो उनको कहना है कि इसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो आम जन की भाषा में नहीं आते, जैसे उच्च आदर्श, वैज्ञानिकता इत्यादि, यानी मानववाद भी कह सकते हैं। तो ये उच्च आदर्श कौन से हो सकते हैं? वैज्ञानिकता से क्या तात्पर्य है, मानववाद से क्या तात्पर्य है? ये आम जन की भाषा में आने वाले शब्द नहीं हैं, न ही इनको सही तरीके से समझाया गया है, न इनकी व्याख्या की गई है। तो इनके आधार पर भी आलोचक आलोचना करते हैं। चौथा उन्होंने लिखा है मिश्रित संस्कृति। ये जो मिश्रित संस्कृति की बात कही गई है भारतीय संविधान में, ये कौन सी संस्कृति है? आम लोगों के ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आलोचकों का इन बातों के आधार पर आलोचना करने का उनके पास तथ्य है, और हम जानते हैं कि उनकी आलोचनाओं में कहीं न कहीं दम जरूर है, कुछ सच्चाई का पुट अवश्य है। उनकी बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। निम्न में से आलोचना का कौन सा एक तर्क सही है, युक्ति संगत है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? निम्न में से वर्मा समिति द्वारा दिए गई अनुशंसा कौन सी नहीं है? सरदार साउंड सिंह समिति ने कितनी मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान को लागू करने की बात कही थी? आपको एक बात और मैं बता दूं कि सरदार साउंड सिंह समिति ने स्वयं भी कहा था कि इनके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए। यह बात उन्होंने स्वयं कही थी उस समय कि दंड के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इनकी कोई भी स्टेटस नहीं रहेगा, ये उन्होंने सिफारिश की थी। तो ये इतने सारे प्रश्न बनते हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न हम बना सकते हैं, क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी हैं, इस वजह से आपको इस पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं ये बताना मेरा कर्तव्य था। सो मैंने आपके साथ साझा किया, और यही था अपना मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पहलू। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए दे मेरे को इजाज़त। एक बार फिर से शुभेस्तु, शुभ दिन, जय हिंद।